Hello students. So today we will discuss about the rectangular components of electric field intensity due to a point charge. मतलब अगर हमें किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट के ऊपर उसकी फील्ड इंटेंसिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करना पड़े तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आज हम उसका एक्सप्रेशन डेराइव करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंपोनेंट्स और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर का मतलब ऐसे नंबर ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स होंगे विच आर एक्टिंग अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शंस, जो कलेक्टिवली मिलके उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जितना हमारा गिवन वेक्टर अलोन प्रोड्यूस करता है। मींस अगर हमें ऐसे नंबर ऑफ वेक्टर्स दिए जाएं अलग अलग डायरेक्शन में जो सारे मिलके उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जितना इफेक्ट हमारा एक गिवन वेक्टर अकेला प्रोड्यूस करता है, तो वो सारे वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में हमारे गिवन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और अगर उन डिफरेंट कंपोनेंट्स की डायरेक्शंस के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, देन दीज कंपोनेंट्स आर सेड टू बी द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए गिवन पॉइंट चार्ज के कारण एक पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करेंगे। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर ए point charge plus q which is located at the origin O of the कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मान लो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है विद एक्सिस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और इसके ओरिजिन पॉइंट O के ऊपर एक पॉइंट चार्ज हमने प्लस Q रखा हुआ है इसने अपने सराउंडिंग के रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है। मान लो ये एक पॉइंट P है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर या ओरिजिन O ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम या फ्रॉम आवर पॉइंट चार्ज, और मान लो हम इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं। लेट द कार्टेशियन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर रिप्रेजेंटेड बाय x, y एंड z, और r जो कि इस पॉइंट P का ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्ट्रेट लाइन वेक्टर के फॉर्म में डिस्टेंस है, ये रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट, एज वी नो दैट द पोजीशन वेक्टर r कैन बी रिप्रेजेंटेड एज i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z। यहाँ पर i कैप, j कैप और k कैप जो हैं दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, y एक्सिस के लॉन्ग, z एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैग्नीट्यूड ऑफ द r, मैग्नीट्यूड ऑफ द r, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखने का दो तरीके होते हैं, या तो वेक्टर फॉर्म के अंदर उसका सिंबल विद एरोहेड लिखो और उसके दोनों तरफ दो पैरेलल लाइंस लगा दो, या फिर अगर हम उस वेक्टर को डिनोट करने वाला सिर्फ सिंबल ही यूज कर लें तो वो भी उसके मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर जो है दैट इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। और मान लो इस पॉइंट P के ऊपर हमारे चार्ज प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो है मान लो कैपिटल E के जितनी, और हमने जैसा कि एक एक्सप्रेशन भी डराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा एट पॉइंट P दैट इज गिवन बाय Q बाय 4πε0 r स्क्वायर इनटू में r कैप। यहाँ पर r कैप जो है दैट इज द यूनिट वेक्टर एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पर r कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो इस पॉइंट चार्ज Q से रेडियली आउटवर्ड एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन में बात करी थी कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। रेडियली आउटवर्ड का मतलब चार्ज को और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग और आउटवर्ड, ये कहलाता है रेडियली आउटवर्ड लाइन।
अब इसको हम लोग मान लो r के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं और r के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर r इनटू में यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स डायरेक्शन, तो ये बन जाएगा कंप्लीट वेक्टर r। तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिनोमिनेटर में r के मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू में वेक्टर r आ जाएगा। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब वेक्टर r और मैग्नीट्यूड ऑफ r की वैल्यू हमने कर रखी है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दो, तो हमारे पास आएगा q इनटू में i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अगर मैं इन सभी को आई कैप जे कैप के कैप वाले कोफिशिएंट्स को अलग अलग करके लिखूं तो हमारे पास आएगा आई कैप इनटू में क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आई कैप पूरे के मल्टीप्लिकेशन में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 प्लस जे कैप, इस ब्रैकेट को खोल रहा हूं मैं, जे कैप इनटू में क्यू वाई अपॉन यही डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस के कैप इनटू में क्यू जेड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज। लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब मान लो हमारे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो है Ex, y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो है मान लो Ey और z एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो है Ez। तो जैसा मैंने शुरू में डेफिनेशन में बताया कि ये कंपोनेंट्स ऐसे वेक्टर्स होंगे जो मिलके उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जितना हमारा वेक्टर E प्रोड्यूस करेगा। तो इट मींस ये तीनों E के कंपोनेंट्स होंगे और E इन तीनों का एक रिजल्टेंट होगा। तो वी कैन राइट इट एज वेक्टर E एज द रिजल्टेंट ऑफ Ex, Ey एंड Ez। अब Ex की डायरेक्शन किसके अलोंग है? अलोंग द x एक्सिस, और x एक्सिस के अलोंग किसी भी वेक्टर को अगर हमने लिखना हो तो यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड प्लस j कैप Ey प्लस k कैप Ez, ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ये वेक्टर E का एक्सप्रेशन है। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज प्लस Q एट पॉइंट P। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं क्योंकि दोनों सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, और राइट हैंड साइड में ये वेक्टर्स हैं और कोई दो वेक्टर्स आपस में इक्वल तब होंगे जब दोनों के सेम डायरेक्शंस में जो कंपोनेंट्स हों वो सेम हो। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम देखें तो इसमें ओवरऑल रिप्रेजेंट करें एक वेक्टर को, इस वेक्टर का x कंपोनेंट है जो i कैप का कोफिशिएंट है, y कंपोनेंट जो j कैप का कोफिशिएंट है, z कंपोनेंट जो k कैप का कोफिशिएंट है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल कहना चाहते हैं तो इसका मतलब इधर इक्वेशन नंबर 2 में x कंपोनेंट जो कि i का कोफिशिएंट होगा Ex, और इधर आई कैप का कोफिशिएंट जो कि ये चीज होगी, ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। सो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 वी विल गेट Ex इज इक्वल टू Qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। सिमिलरली दोनों इक्वेशंस में y कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो उधर होगा Ey, इधर होगा Qy डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। सिमिलरली Ez इक्वल टू Qz अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। So these three equation would represents the rectangular component of electric field intensity due to a point charge along x axis, along y axis and along z axis respectively. ठीक है, so this is about your expression for the rectangular component of electric field intensity. Next है, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया कि एक चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल या चार्ज सिस्टम के आसपास का
वो स्पेस जिसके अंदर उसके कारण किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो। अब किसी एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज बॉडी का एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इस बात को स्टडी करने के लिए हमने क्या मेथड अडॉप्ट किया था कि उस पॉइंट के ऊपर जिस पर भी हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग और नॉट, वहां पर हमें एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा जो जनरली हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज वहां पर रखो, उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करो। अगर हमारे चार्ज सिस्टम के कारण अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, अगर नहीं लग रहा तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दूसरा मेथड यहां पर क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक पिक्चर से भी डिनोट कर सकते हैं, और उसके लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पिक्चर से रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। मतलब इट प्रोवाइड्स द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए गिवन चार्ज बॉडी। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर से रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। अब ये एक्चुअल में है क्या चीज? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब एक ऐसी लाइन है जो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व फॉर्म में भी हो सकती है, जिसके किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं देन दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मे बी डिफाइंड एज ए लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड or straight or curved such that the tangent to at any point of which represents the direction of electric field intensity at that point. So electric field intensity is the path straight or curved such that tangent to it at any point represents the direction of electric field intensity at that point। ठीक है, तो अगर तो वो स्ट्रेट है फिर तो टेंजेंट उसके अलोंग ही हो जाएगी, अगर वो कर्व्ड है तो फिर उसके पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये एक ऐसी स्ट्रेट या कर्व्ड पाथ हो गया जिसके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करेगी उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को। एक्चुअल में ये होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट पर रखते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगता है। तो अगर हमारा ये चार्ज पार्टिकल टेस्ट चार्ज जो है अगर वो फ्री हुआ तो उस फोर्स के इफेक्ट के कारण मूव करना शुरू कर देगा। तो वो उस फोर्स के कारण जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को कहा जाता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो इट रिप्रेजेंट्स द पाथ followed by a unit positive charge under the effect of electric field if free to do so। अगर वो पार्टिकल फ्री हुआ तब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा उस फोर्स के कारण वो जिस पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ को कहा जाता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं, पहले हम बात करते हैं एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की। मान लो हमारे पास ये एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। आइसोलेटेड चार्ज का मतलब एक ऐसा पॉइंट चार्ज जिसके सराउंडिंग रीजन में कोई और दूसरा चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट कर सके। तो एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया। अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो पहले इसके नियर अबाउट रीजन में हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे।
अब इसके ऊपर देखेंगे इस चार्ज के कारण फोर्स किस तरफ लगेगा। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर फोर्स दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग एंड एक्टिंग आउटवर्ड इस तरफ लगेगा। अगर ये टेस्ट चार्ज थोड़ा सा यहां होता तो फोर्स इस तरफ लगता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होंगी और दोनों को ज्वाइन और उससे रेडियली आउटवर्ड होंगी। तो एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड। अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज होता, मान लो यहां पर एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज रखा जाता -q चार्ज, तो अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका तो वही है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही रखना है। तो यहां पर हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा। अब ये नेगेटिव चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो मतलब इस केस में डायरेक्शन अगर पॉइंट चार्ज यहां पर होता और उसको अगर फ्री कर देते तो वो इस पाथ को फॉलो करता हुआ इनवर्ड मूव करता। अगर वो पार्टिकल यहां होता तो पाथ ये होता। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को। मतलब एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के कारण, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी दे विल बी स्ट्रेट लाइन एंड एक्टिंग रेडियली इनवर्ड। ये तो हो गया आइसोलेटेड चार्जेस हो। अगर हमें दिया जाए एक लाइन चार्ज, मान लो लाइन चार्ज का मतलब अगर हमें एक लीनियर बॉडी दी जाए, लीनियर बॉडी का मतलब एक रोड की फॉर्म में एक बॉडी दी गई है जिसका डायमीटर उसकी लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल स्मॉल हो, तब हम उसके डायमीटर को निगलेक्ट कर सकेंगे एंड देन इट कैन बी, पर उसकी लेंथ निगलेक्ट ना कर सकें, देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए लीनियर बॉडी। और उस लीनियर बॉडी के ऊपर अगर हम चार्ज को यूनिफॉर्मली या कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देन इट विल बिहेव लाइक ए लाइन चार्ज। तो एक लाइन चार्ज के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो कैसी होगी। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज +1 कूलम रखा तो उसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग एंड एक्टिंग आउटवर्ड। ये तो 2 डायमेंशंस में दिखाई दे रहा है, इस तरफ रखेंगे तो इधर। और अगर 3 डायमेंशंस की बात करें, मान लो ये लीनियर चार्ज बॉडी है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, चारों तरफ निकलेंगी। क्लियर है, ये एक लाइन चार्ज के कारण होगी। और ये कहा जाता है कि अगर हमें एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज दिया जाए सिंगल आइसोलेटेड तो उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी डिराइव किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज दैट इज गिवन बाय Q/4πε0 r²। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड वो डिपेंड करेगा कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चार्ज गिवन फिक्स हो गया, 4πε0 कांस्टेंट है। अगर हम फ्री स्पेस में रखते हैं, मीडियम है तो उस मीडियम के लिए कांस्टेंट, तो फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो जैसे जैसे हम अवे मूव करेंगे पॉइंट चार्ज से फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। पर अगर डिस्टेंस की वैल्यू फिक्स रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मतलब एक सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के कारण ऐसे पॉइंट्स जो उस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे हों उन सब के लिए आर की वैल्यू सेम होगी, तो उन सभी पॉइंट्स के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी सेम होगी। तो ऐसे पॉइंट्स जो सारे एक सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे उन सभी के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी। और मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि ऐसे पॉइंट्स जो एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर लाई करते हैं इन 3 डायमेंशन, ऑल ऑफ देम फॉर्म ए स्फेरिकल सरफेस। स्फीयर की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। और जिस फिक्स पॉइंट से उनका डिस्टेंस सेम रहता है उस फिक्स पॉइंट को उसका सेंटर कहा जाता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम इस पॉइंट चार्ज Q को सेंटर मान के और इसके सराउंडिंग में एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, या तो सर्कुलर दिखाई दे रहा है 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में एक स्फीयर ड्रॉ करें तो स्फीयर की सरफेस
इसका हर एक पॉइंट जो होगा ये इस आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पर होगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सभी के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब स्फीयर की सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बस वो डायरेक्शन का ही फर्क होता है। पॉजिटिव या नेगेटिव आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब अगर हम उसको सेंटर मान के पॉइंट चार्ज को एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं तो स्फीयर की सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी। मतलब स्फेरिकल सरफेस पे मूव करेंगे तो फील्ड इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू सिमेट्रिकल रहेगी। हाँ, अगर हम स्फीयर का रेडियस चेंज करेंगे, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पे जाएंगे तो आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आर चेंज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्फेरिकल सिमेट्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस लाइंस ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज और आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ये तो बात थी कि आइसोलेटेड चार्जेस हों। अगर हमें कोई दो पॉइंट चार्जेस दिए जाएं जो दोनों एक दूसरे के नेबरहुड में पड़े हुए, नेबरहुड का मतलब दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ सुपरिम्पोज कर रहे हों, मर्ज कर रहे हों, तो उस केस में क्या होगा। पहले मान लो मैं अनलाइक चार्जेस की बात कर रहा हूं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक मान लो नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है। मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में लाई कर रहा है, ऐसा है, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना चाहते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यहां पर मानेंगे, तो इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि फोर्स आउटवर्ड मूव करेगा, ठीक है। जब तक ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्यू के अकेले के इलेक्ट्रिक फील्ड में है तब तक तो फील्ड लाइन रहेगी स्ट्रेट, पर जैसे ही ये इस रीजन में एंटर हुआ, इस रीजन में नेगेटिव चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड आना शुरू हो गया, और नेगेटिव चार्ज होगा ये इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये उसको रिपेल करेगा। मतलब अब हमारे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे, एक रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे और एक नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो हमारे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अब दो फील्ड लग रहे हैं, मतलब दो फोर्सेस लगेंगे, तो ये दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग मूव करेगा, मतलब वो दोनों की रिजल्टेंट के अलोंग मूव करेगा अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पर जैसे जैसे अवे मूव होता जाएगा प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, इसकी फील्ड इंटेंसिटी कम होगा, फोर्स कम होता जाएगा, और नेगेटिव चार्ज का फोर्स जो है वो बढ़ता जाएगा। और हमें पता है कि जब हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला प्रोवाइड करते हैं, क्यू साइन थीटा अपॉन पी माइनस क्यू था या प्लस क्यू था वो देख लेना, मेरे को ध्यान नहीं। तो यहाँ पर टेंजेंट बीटा की वैल्यू पी और क्यू, मतलब दो वेक्टर्स पी और क्यू का अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो उसकी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हम इस एंगल बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्यू और पी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। और क्यू और पी का मैग्नीट्यूड मतलब जो दो वेक्टर्स आपस में हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर जो दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, और दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है, एक की बढ़ रही है, एक की कम हो रही है, दूसरे की बढ़ रही है, तो बीटा की वैल्यू भी क्या होगी, रेगुलरली चेंज होगी। इसलिए यहाँ पर आकर पार्टिकल जो है वो एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करना शुरू कर देगा and it will end at the negatively point charge minus q। सिमिलरली किसी और डायरेक्शन में देखें, स्ट्रेट लाइन अगर दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, अगर यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में यहाँ पर रखें हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज तो पहले ऐसे निकलेगा, दोनों के फील्ड में आते ही उसके बाद ये ऐसे। तो इनकी फील्ड लाइन कुछ ऐसी होगी। तो हम यहाँ पर ये देखें, अगर हमारे पास आइसोलेटेड चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी वो स्फेरिकली सिमेट्रिक थी, रेडियली आउटवर्ड एक्ट कर रही थी और चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी।
अब क्या होगा, जो चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, नेगेटिव चार्ज इनके बीच में फोर्स और ट्रैक्शन के कारण ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, ये वाली जो लाइन है वो ऐसे इकट्ठी हो गई है। इस चीज को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब अगर हम अनलाइक चार्जेस को एक दूसरे के नेबरहुड में रखेंगे तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ये इकट्ठी हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं। क्लियर है बात? ये तो बात थी अगर हम अनलाइक चार्जेस लेते हैं। अगर लाइक चार्जेस की बात करें, मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज हो, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, इसके कारण भी रेडियली आउटवर्ड। तो अगर हम यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, पहले दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करते हुए देखते हैं। अब इसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स प्लस क्यू से फोर्स लग रहा है इधर, उधर वाले के कारण लग रहा है इस तरफ, तो ये दोनों के रिजल्टेंट के कारण मूव करेगा। इनिशियली ये इसके क्लोजर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, अगर इसके क्लोजर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। अगर हम दोनों के सेंटर पे आ जाएं पॉइंट P पर, तो दोनों के फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों के सेम डिस्टेंस पर है दोनों चार्जेस से, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम, डिस्टेंस सेम, फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम पर डायरेक्शन अपोजिट, तो P पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? 0। तो इस पॉइंट जिसके ऊपर नेट फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी दोनों चार्जेस के कारण, दैट पॉइंट इज नोन एज द न्यूट्रल पॉइंट। अगर दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं फिर तो पॉइंट P एग्जैक्टली सेंटर पे लाई करेगा, पर अगर एक का मैग्नीट्यूड लार्जर है दूसरे का स्मॉलर है तो पॉइंट P स्मॉलर चार्ज की तरफ खिसक जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट। दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो उस केस में मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक लाई कर रहा है, तो जब तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पहले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है नो प्रॉब्लम, जैसे ही वो दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, अब ये इसको इस तरफ रिपेल करना चाह रहा है और ये पहले वाला चार्ज इस तरफ रिपेल करना चाह रहा है, तो ये दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में मूव करेगा ऊपर की तरफ, और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन रेगुलरली चेंज भी होगी, कारण क्योंकि दोनों चार्जेस से उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज होगी, इसलिए वो टेंजेंट बीटा की वैल्यू भी चेंज होगी, इसलिए डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी। इसी तरह यहां से देखेंगे तो वो उधर वाला इसके ऊपर एक प्रेशर लगाएगा। सिमिलरली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसी होंगी। दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए हैं मैंने यहां पर, दूर ये रेडियली स्ट्रेट आउटवर्ड होंगे, नज़दीक ये कर्व्ड हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, अगर नेगेटिव होते तो बस इनकी डायरेक्शन इनवर्ड हो जाती और कुछ नहीं। अब यहां पर देखें आइसोलेटेड चार्ज था, चारों तरफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, जैसे ही लाइक चार्जेस लिए एक दूसरे के नेबरहुड में तो साइड में इनके ऊपर प्रेशर लगना शुरू हो गया लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कहलाती है लेटरल डायरेक्शन। तो मतलब लाइक चार्जेस के केस में जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर अप्लाई करती हैं, मतलब लेटरल डायरेक्शन में वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रही हैं, प्रेशर अप्लाई कर रही हैं। और इस केस में दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर नेट फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी, और उस पॉइंट को कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट, जिसकी पोजीशन डिपेंड करेगी वेदर द टू चार्जेस हैव द सेम मैग्नीट्यूड और डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अगर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो सेम तब तो न्यूट्रल पॉइंट दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के एग्जैक्टली सेंटर पे लाई करेगा, मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस। और अगर एक चार्ज ज्यादा है एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो उस केस में वो उस तरफ खिसकेगा जिस तरफ चार्ज की वैल्यू स्मॉलर होगी। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चार्जेस। अब उसके बाद है सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं हमारी
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टीज को शो करती हैं। पहली प्रॉपर्टी तो हम इसकी डेफिनेशन ही दे सकते हैं, दैट the tangent to at any point of this field line can provide the direction of electric field intensity at that point। मतलब ये एक ऐसी लाइन है जिसके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम फील्ड टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उस पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। स्टेट भी हो सकता है और कर्व्ड भी। अब हमें पता चल गया, अगर आइसोलेटेड चार्ज है फिर तो स्ट्रेट लाइन आएगी, अगर नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो उस केस में कर्व्ड पाथ आएंगे। मतलब आपको ये कहा जाए, अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए कि आपका एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उसका मतलब ये होगा, या उसकी फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के कारण लग रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड शेप में आ रही है तो इट मीन्स उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ चार्जेस के कारण लग रही है, आइदर 2 है, 3 है, या n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। तो अगर सिंगल के कारण है तो स्ट्रेट, नहीं तो उस तरह से हो सकता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, क्या ये जरूरी है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एग्जैक्टली फॉलो करेगा? तो उसका आंसर है नो। ये उसकी टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है अगर वो फ्री हो तो, पर एग्जैक्टली इसी पाथ के ऊपर चलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि उसमें कुछ इनर्शिया और मोशन वगैरह भी हो सकता है। तो अगर वो फ्री हुआ तो वो और स्लोली मूव करता है तब वो उस पाथ को फॉलो कर सकता है, हर बार वो उसको फॉलो करे इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी तो होगी इसकी डेफिनेशन। दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, दीज आर द कॉन्टिन्यूस कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। एक पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज बॉडी के बीच में तो ये कॉन्टिन्यूस है, पर ओवरऑल ये क्या रहेंगी? डिसकॉन्टिन्यूस रहेंगी। मतलब अगर हमें एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी दी जाए, अब पॉइंट चार्ज नहीं ले रहा मैं, एक चार्ज कंडक्टर ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और कंडक्टर की खास प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उसको कोई चार्ज प्रोवाइड किया जाता है तो वो उसकी आउटर सरफेस के ऊपर ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अंदर उसके चार्ज की वैल्यू क्या होगी? 0। तो एक स्फीयर मैंने ले लिया S1 पॉजिटिवली चार्ज दिया, एक दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर लिया S2 जिसके ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से तो आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज बॉडी के इनवर्ड, तो पॉजिटिव से नेगेटिवली चार्ज बॉडी के बीच में तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, बीच में कोई ब्रेक नहीं है, कोई सडन चेंज नहीं है। पर अगर हम सरफेस से जस्ट अंदर की तरफ एंटर करेंगे कोई फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। कारण क्योंकि एक कंडक्टिंग सरफेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए अंदर कोई नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर आकर सडन ब्रेक है, तो चार्ज बॉडीज के बीच में तो ये कॉन्टिन्यूस है, बट ओवरऑल ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस कर्व नहीं बनाएंगी। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी ये है दैट नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है वाई, तो उसका आंसर ये है कि अगर कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग यहां पर दो टेंजेंट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं विच रिप्रेजेंट्स द टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट। तो इसका मतलब अगर हम यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव रखते हैं तो इसके ऊपर दो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये दो डायरेक्शन में मूव करना चाहिए विच इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर आपने क्या लिखना है? नो two electric field lines can intersect each other, because if it is possible then at the point of intersection we can draw two tangent lines which represents the two direction of electric field intensities at that point, which is not possible. That's why we can say that no two electric field lines can intersect each other. Fourth property ये है कि like charges के cases में तो ये जो electric field lines हैं ये लेटरल प्रेशर एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करेंगी। सो
इन केस ऑफ like charges the field line exert lateral pressure, और unlike charges के केसेस में the field lines contract longitudinally। सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये है that the electric field lines are always perpendicular to the surface of a conductor। एक कंडक्टर की सरफेस के हमेशा ये परपेंडिकुलर होंगे, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज है चाहे वो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है। अब कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि मान लो आपको एक कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी दी गई है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने इस तरह से ड्रॉ की, एक मैंने ड्रॉ की इस तरह से, तो इन दोनों में करेक्ट कौन सा है? ये सेकंड वन। कारण यहां पर देखो एंगल 90 डिग्री, पर यहां पर सरफेस और इसके बीच में एंगल जो हो गया वो ऑब्ट्यूज बन गया, विच इज नॉट अलाउड। तो ये वाला देखो हर पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर रहनी चाहिए, तो वो वाला केस हमारा सही होगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर से एक पास आउट नहीं होनी चाहिए, सरफेस से सरफेस पे रहेंगे कंडक्टिंग बॉडी के केस में। दिस इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो सेपरेशन होता है वो हमें डिफरेंट रीजन में फील्ड लाइंस के बीच की जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग रीजन्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस में फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस स्मॉलर है तो इट मीन्स उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रोंगर होगा, और अगर एक रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन लार्जर होगा तो इट मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वीकर होगा, लेस स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो मीन्स क्राउडिंग ऑफ द फील्ड लाइंस इन ए पर्टिकुलर रीजन रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रोंगर फील्ड एंड वाइस वर्सा। तो अगर क्राउडिंग ज़्यादा होगी मतलब फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन कम होगा तो उस रीजन में फील्ड स्ट्रोंगर होगा, अगर सेपरेशन ज़्यादा होगा तो उस रीजन में फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो होगी वो लेसर होगी, वहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो कम आएगी। सो दिस इज अबाउट योर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इनके ऊपर एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं फाइनल एग्जाम के अंदर। मोस्टली नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, या तो ये परपेंडिकुलर वाला या क्राउडिंग वाला, इन तीनों में से एक के ऊपर क्वेश्चन जनरली आ ही जाता होता है। तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने जब इसको करना है तो एक तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस के कारण इनको ड्रॉ करके देखना है, जरूर अच्छे से आना चाहिए, और अनलाइक चार्जेस के बारे में, लाइक चार्जेस के केस में, एक सिंगल लाइन चार्ज के केस में, तो ये फील्ड लाइंस अपने को ड्रॉ करनी आनी चाहिए, और ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सोल्व करनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी सोल्व करने की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। एंड दैट्स ऑल अबाउट इट टुडेज लेक्चर्स।